नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम जानेंगे सिंधु जल समझौता के बारे में। तो चलिए जानते हैं। विश्व बैंक की मध्यस्थता में कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। उनके बीच सिंधु नदी तंत्र के जल के समझौता हुआ और दोनों के हस्ताक्षर हुए। स्थायी सिंधु आयोग का गठन किया गया इसके तहत, लेकिन ये जो है लागू हुआ 12 जनवरी 1961 को। संधि की शर्तें लागू हुई। अब इसमें योगदान रहा विश्व बैंक का। तो विश्व बैंक का क्या योगदान रहा? विश्व बैंक जो है तटस्थ विशेषज्ञों की नियुक्ति की उसने और भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी विवाद थे उसको वो जो तटस्थ विशेषज्ञ हैं उन लोग उसका निपटारा किए और इस तरह समझौता हुआ। तो समझौता में हुआ क्या? समझौता में सिंधु नदी तंत्र के पूर्व की तीन नदियां ब्यास, रावी और सतलज, ये है सतलज, व्यास और रावी, और पश्चिम की तीन नदियां वो है सिंधु, चेनाब और झेलम। ये सिंधु, ये चेनाब और झेलम, ये तीन नदियां पाकिस्तान के हिस्से में दी गई और तीन नदियां भारत के हिस्से में दी गई। पूर्वी वाले भारत और पश्चिमी वाले पाकिस्तान। और इतना ही नहीं, इसके आगे और क्या हुआ? इनका नियंत्रण तीन का भारत, इस तीन का 1 2 3 और 1 2 3 इसका पाकिस्तान के हाथ में। अब पाकिस्तान को दिया गया। इस तरह से नदियों के अतिरिक्त तीन नदियों के साथ साथ इनके साथ साथ 1 2 3 के साथ साथ इधर श्योक नदी भी है पाकिस्तान में, लेकिन छोटी नदी, चलो ठीक है उसको रहने देते हैं। इस समझौते के अंतर्गत नदियों पर किसी तरह के ढांचे यदि खड़े करने भारत को तो उनको पाकिस्तान के से कहना चाहिए सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के सदस्य हैं इस सिंधु जल समझौता की समिति में और भारत के भी। तो समझौता जो है यह तय किया गया है सिंधु नदी तंत्र के कुल पानी का 20% हिस्सा भारत जो है वो उपयोग करेगा और 80% जल जो है वो है पाकिस्तान उपयोग करेगा। और इस विवादपूर्ण समझौते को करके जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे पहले प्रधानमंत्री, आ गए। तो संसद में इस पर खूब बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से पाकिस्तान को थोड़ा ज़्यादा दे देंगे तो वो अमन चैन की राह पर चलेगा और हम लोगों के लिए अच्छा होगा। ऐसे करके नेहरू जी उसको टाल दिए। अब ये बात तो ऐसे चलते आ रही थी, सारा कुछ होते आ रहा था। अब उसके बाद 22 अप्रैल 2025 का जो दिन है, 22 अप्रैल 2025 का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें करीब 27-28 भारतीय निर्दोष नागरिकों की उन लोगों ने हत्या कर दी। अगले ही दिन 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया और तब से अब तक निलंबित है। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजनयिक संबंधों में कमी की और अटारी वाघा बॉर्डर को सील किया। पाकिस्तान के नागरिकों को जो भारत में वीज़ा लेकर आए थे या जिस प्रकार से भी आए थे उनको 48 घंटे के भीतर भेजने का प्रावधान किया। ये सब तो और हैं, हम सिंधु जल समझौते में ही रहें। तो समझौते के अनुसार 20% भारत को और 80% पानी पाकिस्तान को। लेकिन अब तक हम लोग उस 20% को भी
उपयोग नहीं कर रहे थे। हम लोग केवल 7 से 10% पानी को ही उपयोग कर पा रहे थे और 90 से 93% पानी जो है पाकिस्तान पे चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि भारत में 5 से 10% पानी ही रोका जा सकता था। उससे अधिक पानी रोकने के लिए व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पिछले 5-7 साल में उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। तो बहुत कुछ व्यवस्था हो चुकी है। अब चलें, एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि सिंधु नदी का जो ये उद्गम स्थल है, ये वाला, उससे कहना चाहिए कुछ 40 किलोमीटर ऊपर संगी कबाब गाटिंग नदी है, जो मानसरोवर हमारा पवित्र झील है जो चीन के हिस्से में आजकल आता है, उसमें पानी भरता है। चलिए आते हैं अब सिंधु जल समझौता में इन 6 नदियों के बारे में जानते हैं। तो एक तो है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है, यहाँ से ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये तिब्बत का हिस्सा है जो वर्तमान में चीन में आता है। मानसरोवर के निकट सीन काबाब सीन कबाब से ये नदी निकलती है। इसको सीन कबाब का हिंदी कहें तो बाघ का मुख, और उससे निकलकर 2800 किलोमीटर लंबी है ये नदी। और पश्चिमी तिब्बत चीन से भारत का कहना चाहिए, इधर आप देख सकते हैं, इधर होते हुए जम्मू कश्मीर का नंगा पर्वत से गुजरते हुए पाकिस्तान होकर इधर ये अरब सागर में जाकर मिलती है। ये जो है तिब्बत में 76 किलोमीटर और 1114 किलोमीटर भारत में, जिसमें का पीओके में भी 405 किलोमीटर है, और पाकिस्तान में लगभग 1620 किलोमीटर बहती है। तो इस तरह से झेलम नदी को देखें तो झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, ये उसका कहना चाहिए उद्गम स्थान है, ये वाला भाग, और ये झेलम है, ये वाली सिंधु है और ये झेलम। और ये जो कश्मीर घाटी श्रीनगर पीओके में 320 किलोमीटर ऐसे करके पंजाब की ओर चली जाती है। अब उसके बाद देखें चेनाब नदी को। चेनाब नदी, ये वाले चेनाब नदी है, यहाँ से उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है और जा करके ये इधर मिल जाती है और सिंधु नदी में मिलती है यहाँ, और इस यहाँ पर ऐसे करके, और इसमें ये झेलम मिलती है। अब आगे देखते हैं, 3 नदी देख लिए। व्यास नदी जो है अपेक्षाकृत छोटी नदी है, हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर से ये निकल रही व्यास नदी, और ऐसे बहते हुए इधर जा कर के ये है व्यास नदी, और ये यहाँ से निकलते हुए यहाँ ये सतलज नदी में मिल जाती है। और रावी नदी जो है 720 किलोमीटर बहती है हिमाचल प्रदेश के ही कांगड़ा जिले से, ये रावी नदी, और ऐसे बहती हुई यहाँ आकर के मिलती है। उसके अतिरिक्त हम देखें सतलज इस नदी तंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये जो है ये नेपाल के ऊपरी हिस्से के और आगे जाएं तो ये तिब्बत का क्षेत्र है जो आजकल चीन में पड़ता है। चीन ने तिब्बत को कब्जा लिया इसलिए, और ऐसे बहते हुए ये इधर हिमाचल प्रदेश को पार करते हुए और उसके बाद पंजाब को पार करते हुए पाकिस्तान में जा कर के ये सतलज नदी जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये नदी तंत्र है। 5 पंजाब की नदियां हैं ये, और एक सिंधु, इस तरह से 6 नदियां मुख्य रूप से। अब इसमें देखें, पानी रोकने की बात हो रही है, सिंधु जल समझौता, उसके संबंध में। तो कैसे पानी रोकें? बांध बनाकर पानी रोकेंगे। तो बांध भारत ने कितने बनाए हैं, पाकिस्तान ने कितने बनाए हैं, कैसे रोका जा सकता है? तो देखें, एक एक नदीवार देखें। सिंधु नदी में ये जो काला निशान दिख रहा है, ये जो है बांध है, बांध, और वो है नीमू बाजगो बांध, लद्दाख में है ये सिंधु नदी में।
अब पाकिस्तान ने भी इसमें 3 बांध बना रखे हैं, तबरेला और कालाबाग और डायमर भाषा बांध, और छोटे छोटे बैराज भी बना रखे हैं उसने। अब झेलम में देखें तो झेलम नदी ये वाली नदी है, तो इसे भारत ने मंगला में, उड़ी में, किशनगंगा, इस तरह से 3 जगह पर उन्होंने बांध रखे हैं। ये सब यहाँ पर बांध है और वहाँ पर पानी रोकता है भारत। और पाकिस्तान ने मीरपुर जिले में आगे इधर इस तरफ कहना चाहिए उन्होंने बांध बना रखे हैं। और चेनाब नदी की ओर चलते हैं तो चेनाब नदी भारत ने 4 बांध बनाए हैं, सलाल, आलाल, बगलिहार और दूल बांध, ये दूल बांध। और उसके बाद पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान कोई बांध नहीं पाकिस्तान का। और ब्यास नदी में भी भारत ने, ये वाले ब्यास नदी में यहाँ पर पोंक बांध बनाए हैं। अब पाकिस्तान ने कोई बांध नहीं बनाए क्योंकि ब्यास नदी जो इधर भारत के ही आसपास में सतलज नदी मिल जाती है, इसलिए। और रावी नदी में भारत का चमेरा बांध है, रंजीत सागर बांध है, कंडी बैराज बांध है, 3 बांध है। पाकिस्तान ने कोई बांध नहीं बनाया रावी में, और छोटे मोटे बैराज को, पुल को छोड़ दें। और सतलज में सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से भी एक है, तो भारत ने भाखरा नांगल बांध, जिसके बारे में आप बहुत सुने होंगे, ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में भी एक बिलासपुर है, ये वाला बिलासपुर की बात नहीं है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर। अब पाकिस्तान ने कोई बांध नहीं बनाए हैं। तो जब पाकिस्तान, अब तो कुल देखें तो भारत जो है वो प्रमुख बांधों की संख्या देखें तो 13 बांध बनाए हैं इन नदियों में। अब पाकिस्तान जो 4 बांध बनाए हैं मात्र, 4 बांध बना करके कितना ही उपयोग करेंगे। यदि हम 13 बांधों में भरपूर पानी रोकें और तो पाकिस्तान जो है वो तो उपयोग से वंचित रह जाएगा। तो इसी पर काम चल रहा है। अब इसी पर काम चल रहा है तो इतना पानी रोकें कैसे, इतने बांधों में रोक दें, भर तो जाएगा, छलकेगा तो जाएगा ना। तो उसके लिए हम थोड़ी देर बाद बताते हैं, पहले इस पानी को रोक दें तो पाकिस्तान का क्या होगा उसको जरा देखते हैं। देखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% या उससे अधिक पानी का उपयोग करता है पाकिस्तान। तो इन नदियों के जल पर वो निर्भर है। पूरे पाकिस्तान का 85% अनाज उत्पादन अकेले पंजाब प्रांत करता है। इस तरफ का ये देखिए, इन नदियों के ये वाला प्रांत, यही कहना चाहिए सर्वाधिक फसल होती है, 85% पाकिस्तान की। और 70% ग्रामीण आबादी की आजीविका का एकमात्र स्रोत खेती है। और खेती जो है सिंचाई से होती है, और सिंचाई जो है इन नदियों के पानी से होती है। अब उसके बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा वो जो है कृषि पर आधारित है, खेती पर आधारित है। और यदि हम पानी को रोक दें तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने रोक दिया है, सब पानी भी रुका हुआ नहीं है, लेकिन घोषणा हो गई है जैसे जैसे व्यवस्था होगी रोकेंगे। और बरसात के दिनों में जब बाढ़ की स्थिति आएगी तब पानी को रोकना नहीं है, उस समय छोड़ देना है। तो पहले तो सूख जाएगा पाकिस्तान और फिर पानी में बह जाएगा पाकिस्तान जब बाढ़ में छोड़ेंगे। तो अब इसको कैसे रोका जाए, पानी को रोक देंगे बांध में तो उसको कहाँ ले जाएंगे, तो वो सबसे बड़ी बात है। तो उसी के लिए एक व्यवस्था मैं बता रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको यदि उपयोग में लाएंगे इस व्यवस्था को तो बुरी तरह से पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। अब पानी को पूरा 100% रोक सकते हैं। एक एक नदियों की बात करें, सतलज में जो भाखरा नांगल बांध है वहाँ से यदि इसकी जो ऊंचाई है 226 मीटर है। ये ऊंचाई क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उस पानी को इधर लाएंगे जिससे कम वाले हो ना। अब आप कहेंगे ना, एक तो है प्राचीन परंपरागत साधन नहर बना दें,
तो नहर में जो पानी है ना, बस चढ़ाया नहीं जा सकता ऊपर, ढाल की ओर ही बहेगा पानी। और यहाँ पर तो पूरा एक तरफा ढाल तो है नहीं, एक तरफा ढाल तो पाकिस्तान की ओर है। तो इधर कैसे लाएं? तो इधर लाएं पाइपलाइन से। पाइपलाइन ज़मीन के नीचे हो, जैसे रेलवे ट्रैक बिछाते हैं, सुरंग बना देते हैं, वैसे जहाँ जहाँ पर पहाड़ बनता है सुरंग बना दें, और वहाँ पर एकदम बड़े बड़े पाइपलाइन, छोटे छोटे नहीं, जिसके व्यास कम से कम 10-20 मीटर, 30 मीटर, 40-50 मीटर तक के बड़े बड़े पाइपलाइन, 2-3 पाइपलाइन बिछाएं एक एक नदियों के पानी लाने के। और 226 मीटर है यहाँ पर। और यदि हम आप इधर देखें करीब बागपत के आसपास इस तरफ, तो ये यहाँ पर से ऐसे पाइपलाइन बिछाते हुए लाएं, और यहाँ पर यमुना नदी बही हुई है, ये यहाँ पर ऐसे ये सब यमुना नदी है ऐसे, तो यमुना नदी मिलाकर मिला दें। दिल्ली तरफ भी पानी दें, पूरा जितना पानी उपयोग कर सकते हैं, और अतिरिक्त पानी है उसको यमुना नदी में छोड़ दें। अब उसके बाद रावी नदी के चमेरा बांध से इससे इस पानी को लाएं। ये 428 मीटर करीब ऊंचा है ये, और यहाँ पर से हम इसको पावड़ा साहिब के आसपास ये इस तरह यहाँ ला सकते हैं ऐसे। ये इधर ऊपर है, ऊंचा है, इधर जैसे नीचे ले जाते जाएंगे यमुना में, इधर दिल्ली तरफ और इस तरफ, तो ये दिल्ली है, इस तरफ ये उत्तर प्रदेश का बागपत, तो यहाँ तक लाते जाएंगे तो इसकी दूरी जो है करीब कम पड़ेगी, 500-600 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं पड़ेगी। और इस तरह से चेनाब का डूल डैम है, और उसके बाद कहें झेलम का ये उड़ी वाला है, ये डूल है, ये सब को एक तरह से ऐसे ही पाइपलाइन बिछा करके, और ये अब इसका सबसे बड़ा मुश्किल काम है कौन सा? सिंधु के नीमो बाजगो बांध जो है वो 750 किलोमीटर पड़ेगा यदि हम यहाँ से इसको इस तरफ पानी को लाते हैं तो। और यहाँ पर बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, और यही सिंधु के पानी को यहाँ रोक दिया जाए, इधर नदियों के पानी को तो रोका जा सकता है, इसमें कम खर्चे आएंगे, पाइपलाइन बिछा दें, और पूरे उत्तर भारत के साथ साथ राजस्थान को, इस तरफ ये राजस्थान है, इसको पूरा हरा भरा कर दें, मरुस्थल को पूरी तरह से खेती में परिवर्तित कर सकते हैं उधर पाइपलाइन से पानी ले जाकर। और मध्य प्रदेश तरफ भी जहाँ जहाँ पानी ले जाया जा सकता है, नहीं ले जा सकता तो यमुना नदी में लाएं, छोड़ दें। यमुना नदी ये सब पानियों को लेकर के चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह से हम इस सिंधु जल समझौते की जो बात को निलंबित किए हैं उनको पूरी तरह से रोककर पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए तड़पाया जा सकता है। और मुझको उम्मीद है आगे नहर के साथ साथ जो पाइपलाइन की व्यवस्था है, बड़े बड़े पाइपलाइन, उससे पूरे पानी को लाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सब जो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।